नमस्कार दोस्तों, कल हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया में कल हमने क्रिया किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था और क्रिया के कितने भेद होते हैं ये पढ़ा था, जिसमें से हमने कल क्रिया का जो प्रथम भेद है कर्म के आधार पर क्रिया और कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, अकर्मक व सकर्मक, दोनों हमने पूरा कर लिया था। आज हम क्रिया का दूसरा भेद पढ़ेंगे, रचना या प्रयोग के आधार पर। अब देखिएगा, रचना या प्रयोग के आधार पर में से इसका जो एक भेद है सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया को हम तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। यदि केवल हम पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा देखते हैं तो पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा है कि जहां वाक्य में किसी एक क्रिया के होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाता है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब ये क्या हो रहा है कि पहली क्रिया के होने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जा रहा है, इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया को ही हम तात्कालिक क्रिया भी कह देते हैं। तो देखिएगा, पहले हम पूर्वकालिक क्रिया देखते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। बालक खाना खाकर सो गया। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर जो पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रिया होती है। पहली क्रिया ये आ गई और दूसरी क्रिया ये आ गई। तो वाक्य में कितनी क्रिया हुई? दो क्रिया, एक प्लस एक। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो पहली क्रिया है जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया भी कहते हैं, उसके तुरंत बाद करके ते ही जैसे शब्द आते हैं। तो देखिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा, वाक्य में दो क्रिया होगी और पहली क्रिया के तुरंत बाद, पहली क्रिया जिसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, उसके तुरंत बाद करके और ते ही जैसे शब्द आते हैं। तो जब हमने देखा यहां पर ये खा पहली क्रिया है, तो ये पहली क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया। और इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है साहब? कर आ रहा है। ठीक है। और अंत में देखते हैं हम, अंत में क्रिया क्या है? ये सो गया। तो जो अंत की क्रिया होती है उसे हम समापिका क्रिया कहते हैं। तो इसके और कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। जैसे माताजी नहा करके पूजा करती है। अब यहां पर दो क्रिया, पूजा पहली, नहाना। ठीक है सर। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया और इसके तुरंत बाद क्या आ गया? करके। और अंतिम क्रिया क्या है? पूजा करना। तो ये अंतिम क्रिया क्या कहलाएगी? यहाँ पर समापिका क्रिया कहलाएगी। देखिएगा, दादाजी उठते ही अखबार पढ़ते हैं। अब ये देखिएगा, यहां पर पहली क्रिया उठना और दूसरी क्रिया पढ़ना। और यहां पर क्या हो रहा है? पहली क्रिया अर्थात तो पूर्वकालिक क्रिया के तुरंत बाद ते ही शब्द आ रहा है। और जो पढ़ना है ये कौन सी क्रिया होगी? आपके समापिका क्रिया होगी। तो देखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहां पर होगी? जहां वाक्य में दो क्रियाएं होगी और पहली क्रिया के तुरंत बाद अर्थात तो पूर्वकालिक क्रिया के तुरंत बाद आपको करके और ते ही जैसे शब्द मिलेंगे, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया या तात्कालिक क्रिया मौजूद होती है। तो ये पहला जो था आपका पूर्वकालिक क्रिया वो कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपके प्रेरणात्मक क्रिया। देखिएगा, नेक्स्ट है प्रेरणात्मक क्रिया। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वाक्य में दो कर्ता विद्यमान होते हैं। दो कर्ता क्यों? क्योंकि एक तो प्रेरणा लेने वाला होगा और एक प्रेरणा देने वाला होगा। तो देखिएगा, वाक्य में कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता होते साहब। ये पहला कर्ता
और ये दूसरा कर्ता। जो वाक्य का पहला कर्ता है उसे हम प्रधान कर्ता कहते हैं और जो वाक्य का दूसरा कर्ता है उसे हम सहायक कर्ता कहते हैं। तो देखिएगा, जहां वाक्य में प्रधान कर्ता खुद कार्य न करके सहायक कर्ता से कार्य करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जहां वाक्य का पहला कर्ता अर्थात प्रधान कर्ता खुद कार्य न करके सहायक कर्ता अर्थात द्वितीय कर्ता से कार्य करवाता है या करने की प्रेरणा देता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिएगा, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे थानेदार सिपाही से चोर पकड़वाता है। अब यहां पर दो कर्ता है, एक तो थानेदार है, एक सिपाही है। यहां पर पहला जो कर्ता है वो खुद कार्य नहीं कर रहा बल्कि कार्य किससे करवा रहा है? सिपाही से कार्य करवा रहा है। तो यहाँ पर थानेदार तो क्या हो गया? प्रधान कर्ता और सिपाही क्या हो गया? सहायक कर्ता। तो जहां पर प्रधान कर्ता खुद कार्य न करके सहायक कर्ता से कार्य करवाता है वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। अब यहां पर प्रधानकर्ता हो गया अध्यापक, सहायककर्ता हो गया छात्र और प्रधानकर्ता अर्थात अध्यापक छात्रों से यानी सहायककर्ता से पाठ पढ़वाने का कार्य कर रहा है। तो जहां पर वाक्य में दो कर्ता विद्यमान हो, पहला तो प्रधानकर्ता और दूसरा सहायककर्ता, और प्रधानकर्ता खुद कार्य न करके सहायककर्ता से कार्य करवाता है या सहायककर्ता को कोई कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वहां पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। देखिए, अब इसका हम तीसरा भेद और देख लेते हैं जो आपने सुना होगा, नाम धातु क्रिया। तो देखिएगा, नाम धातु क्रिया। अब हिंदी में जो है, हिंदी में नाम क्या है? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। अब देखिएगा, हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण को क्या कहते हैं? हम नाम कहते हैं। जब इन नामों का प्रयोग वाक्य में धातु के रूप में किया जाए तो ये नाम धातु कहलाते हैं, और जब इस नाम धातु का प्रयोग वाक्य में क्रिया के रूप में किया जाए तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। देखिएगा, इसका कुछ एक हिंदी में एक बात है कि हिंदी का कोई भी वाक्य क्रिया से रहित नहीं होता। यदि वाक्य सार्थक है तो उसमें क्रिया जरूर विद्यमान होगी। अब देखिएगा, हमने एक वाक्य किया, मेरा नाम सुरेश है। अब आप देखिएगा कि जो सुरेश शब्द है ये क्रिया के स्थान पर आ रहा है और सुरेश जो है सुरेश संज्ञा है और वाक्य अपने आप में पूर्ण है। तो वाक्य अपने आप में पूर्ण है तो वाक्य के अंदर क्या होगी? क्रिया जरूर होगी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि हिंदी का कोई भी वाक्य क्रिया से रहित नहीं होता। ठीक है, तो जब वाक्य पूर्ण है तो वाक्य में क्रिया है। अब क्रिया क्या है यहाँ पर? सुरेश, और सुरेश क्या है? संज्ञा। ठीक है, ऐसे ही हम और कुछ लेते हैं। जैसे यह कार मेरी है। अब जब हम मेरी को देखते हैं तो मेरी क्या हो गया साहब? आपके सर्वनाम हो गया। मैंने लिखा मेरा मित्र बुद्धिमान है। अब यहां पर जो बुद्धिमान शब्द है ये क्या हो गया?
विशेषण। जब हमने देखा यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये दोनों तीनों की तीनों जो है किसके स्थान पर आ रहे हैं, क्रिया के स्थान पर आ रहे हैं। अर्थात ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया का कार्य कर रहे हैं। और हिंदी में हम इन संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। ठीक है साहब। तो जब ये नाम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होकर क्रिया का कार्य करते हैं तो वहां पर नाम धातु क्रिया कहलाती है। दोबारा बता रहा हूं, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अर्थात नाम क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होकर क्रिया का कार्य करते हैं तो ये नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। नाम धातु क्रिया में और अन्य वाक्य भी आ जाते हैं जिनमें कुछ इस प्रकार के शब्द विद्यमान होते हैं। देखिएगा, जैसे सीता बहुत बतियाती है, मैंने उसे अच्छी तरह जुतियाया है। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये भी नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे बतियाना, जुतियाना, लतियाना, बिलबिलाना आदि शब्द, फुसफुसाना, ये जो शब्द है ये भी किसमें आ जाएंगे, आपके नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगे। तो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आपके क्या क्या आ गया कि जब क्रिया के स्थान पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग हो तो वहां पर भी क्या होता है, नाम धातु क्रिया होती है। और जहां पर क्रिया के स्थान पर लतियाना, बतियाना, जुतियाना, बिलबिलाना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहां पर भी नाम धातु क्रिया होती है। ठीक है। अब जो रचना या प्रयोग के आधार पर है इसमें और भी कुछ भेद बच गए हैं जो हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।